नमस्कार साथियों, ओपिनियन अड्डा में आप सबका स्वागत है। एक नए विशेष अड्डा के साथ आज हम सब यहाँ जुड़े हैं। 45 दिनों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद अब अंतिम चरण का मतदान भी संपन्न हो गया है और मतदान के कुछ घंटों के अंदर ही देश भर में एग्जिट पोल्स को लेकर चर्चा, मंथन, डिस्कशन और तरह तरह के विश्लेषण होने लग गए हैं। आपने भी को गौर से देखा होगा और उस पर अपने ओपिनियन, अपने विचार रखे होंगे। बहुत से लोग इन एग्जिट पोल से सहमत होंगे, कुछ नहीं भी सहमत होंगे। फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे इतना तय है कि विपक्ष इन्हें पूरी तरह खारिज कर रहा है और विपक्ष ने तो खास करके कांग्रेस पार्टी ने इसको मोदी का पोल बताया है और कहा है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो उसमें इन एग्जिट पोल्स का कोई रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा। हम ये बात जरूर जोर देकर कहना चाहते हैं कि साथियों, अक्सर एग्जिट पोल्स में देखा जाता है, चाहे वो किसी छोटे से राज्य के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल हो या देश भर के आम चुनाव का, जब दर्जन भर एजेंसियां अपना एग्जिट पोल करती हैं तो उनमें एक या दो आउटलायर होते हैं। ऐसे पोल्स होते हैं जो दूसरों से अलग दिशा में जा रहे होते हैं या एक पोल और दूसरे पोल में काफी लंबा एक अंतर दिखाई देता है। इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में जो एक कॉमन एलिमेंट जो मुझे दिखाई दिया वो ये था कि सारे के सारे पोल एक ही दिशा में हैं। कहने का मतलब सभी के सभी पोल, लगभग दर्जन भर एग्जिट पोल्स को मैंने अध्ययन किया, सभी पोल यही कह रहे हैं कि एनडीए स्पष्ट और पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। बीजेपी के आंकड़े कुछ पोल्स में पहले से ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, बल्कि ज्यादातर जो हैं उन्हें पहले से ज्यादा दिखाया है। जहां तक मुझे मालूम है केवल एक पोल में पहले से कुछ संख्या कम दिखाई गई है। और तीसरा बिंदु जो इसमें गौर करने वाला है वो ये है कि कोई भी एग्जिट पोल एनडीए के अलावा किसी और गठबंधन या किसी और पार्टी या किसी और फॉर्मेशन को सरकार बनाता हुआ नहीं दिखा रहा है। तो यानी अगर दिशा के लिहाज से देखें, डायरेक्शन हम देखें, तो इस बार सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि सीटों की संख्या में, वोट शेयर में कहीं कहीं किसी राज्य के असेसमेंट में अंतर हो सका है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, क्षमा कीजिएगा, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पोल गलत तो नहीं हो सकते। तो हम इसी से अपने चर्चा की आज शुरुआत करेंगे और बहुत विद्वान, बहुत अनुभवी साथी आज हमारे साथ अड्डा में जुड़े हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं विनोद पाठक, राजस्थान से, जयपुर के निवासी हैं, लेकिन विनोद जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरा जो ये इलाका है, ये उत्तर भारत का, राजस्थान, कुछ हद तक गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इस पूरे इलाके की राजनीति को बहुत पैनी नजर से देखते आए हैं, इस पर लिखते आए हैं, विश्लेषण करते आए हैं। स्वागत है विनोद पाठक। और मेरे साथ एक और वरिष्ठ साथी, अनुभवी पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट, जो कम से कम 2 दशक से भी ज्यादा समय से चुनावों का सेफोलॉजिकल जो उसकी एनालिसिस है वो करते आए हैं, अभिरंजन कुमार, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरे देश, चाहे वो उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो या दक्षिण, पूरे देश के चुनाव के आंकड़ों पर जो डेटा एनालिसिस, डेटा क्रंचिंग है, उसके विद्वान समझे जाते हैं। स्वागत है अभिरंजन, हमारे साथ बने रहिएगा। और दिव्यांशु कुमार, दिव्यांशु फिलहाल रांची में रहते हैं, पहले दिल्ली में पत्रकार थे, अभी कई सालों से रांची में प्रभात खबर में अपनी माफ करिएगा, दैनिक जागरण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े जो संघ परिवार के संगठन हैं, इन सब को बहुत जबरदस्त इनकी पकड़ है और झारखंड की राजनीति को बहुत सालों से रेगुलर कवर कर रहे हैं, साथ में बिहार को भी। स्वागत है दिव्यांशु। और हमेशा की तरह हमारे अड्डा के साथी विनोद शुक्ला, आप जानते हैं कि इनकी देश की राजनीति, खासकर राइट विंग पॉलिटिक्स और विदेश मामलों के, इन सभी विषयों पर इनकी विशेष पकड़ है। आप इनके विश्लेषण लगातार हमारे अड्डा पर सुन रहे हैं।
और इनको अपना आपका पूरा सहयोग भी विनोद को मिल रहा है, तो हम जल्दी से इस चर्चा को, इस अड्डा को अपने पूरे उस पर शुरू करते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ। और हम जो चर्चा करने वाले हैं साथियों, विशेष रूप से वो ये है कि आप लोग लगातार 1.5-2 दिनों से एग्जिट पोल्स पे लगातार जो तबसरा चल रहा है वो सुन रहे हैं, विश्लेषण हो रहा है, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, अलग अलग तरह की एनालिसिस हो रही है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे। हम आज उन चीजों पर हम उन बातों को रेखांकित करने वाले हैं जो एग्जिट पोल आपको नहीं बता रहा, लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दे, वो एंगल्स, वो समीकरण विशेष रूप से महत्व रखते हैं। और मैं इसमें सबसे पहले विनोद पाठक के पास आऊंगी। पाठक जी, एक बहुत कॉमन चीज जो पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान हम लोग सुन रहे थे, वो ये थी कि राम मंदिर का जो था वो जनवरी 22 तारीख को अयोध्या धाम में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि थी, उसके बाद रामलला को लेकर जो एक लहर सी पूरे देश में दिख रही थी, वो समय से पहले पीक कर गई और चुनाव आते आते वो जो राम की लहर थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। और चुनाव जब हुआ तो चुनाव के दौरान जो मतदाता है उसके कैंपेन में, उसके नैरेटिव में कहीं भी राम मंदिर कोई फैक्टर नहीं था। ये चुनाव के दौरान भी लगातार लिखा गया और एग्जिट पोल आने के बाद भी लोग तरह तरह से इसको एनालाइज कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कैंपेन में बड़ा मुद्दा राम मंदिर नहीं था, लेकिन वोट डालते समय लोगों के मन में भी वो फैक्टर नहीं था? क्या आप इस बात से सहमत हैं विनोद पाठक? बताइए। मैं राजस्थान की कई सीटों पे घूमा और मैंने काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों से बातचीत की। तो राम मंदिर को लेके उनको ये था, ये खुशी की एक बात तो लोगों के मन में थी कि भाई राम मंदिर बन गया है। पर हुआ क्या कि जो लोकल एमपीज थे जिनके टिकट रिपीट किए गए या टिकटों का जो बंटवारा था, उसको लेके लोगों में थोड़ी-सी एक नाराजगी ज़रूर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को लेके कोई भी नाराजगी नहीं थी, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। तो ये जो पूरा चुनाव इस इलाके में पश्चिमी भारत में लड़ा गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम के ऊपर लड़ा गया है। और जो 370 की बात हो, राम मंदिर हो, वो पब्लिक के ज़हन में एक मुद्दा था कि भाई ये चीज़ें जो कि बड़े काम थे, जो लंबे समय से अटके हुए थे, वो काम पूरे हुए हैं। पर कुल मिला के जो बात थी, वो पूरी तरीके से 10 साल का जो मोदी सरकार का शासन था, नरेंद्र मोदी की जो छवि थी, उसके ऊपर ही चुनाव था ये। लोकल नेताओं को लेके ज़रूर लोगों में एक एक सवाल नाराज़गी थी, पर वो पूछूंगी विनोद पाठक आपसे कि एग्जिट पोल्स में कई में दिखाया गया है कि राजस्थान में बीजेपी को केवल कहीं 17 सीटें दिखाई जा रही हैं, कहीं 18 सीटें, यानी कई सीटों का नुकसान दिखाया जा रहा है। आप चूंकि राजस्थान के एक एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एक एक तहसील, एक एक कस्बे की राजनीति से वाकिफ हैं, आपको इनमें कहां तक लगता है कि ये सत्यता है? देखिए, इसमें 3-4 सीटें ऐसी ज़रूर हैं कि जो बहुत ज़्यादा फाइट में हैं और बीजेपी की तरफ से ख़ासकर वो कैंडिडेट की बात, तो जैसे लोकल मैंने कहा कि कैंडिडेट के चुनाव में जो है थोड़ा कहीं न कहीं चूक हुई है कुछ सीटों पे। दूसरा लोकल फैक्टर्स ने काम किया है कुछ सीटों पे। मतलब यहाँ कांग्रेस नहीं लड़ी है, जनता ने ही जो है बीजेपी के जो सिटिंग एमपी हैं या कोई ऐसा कैंडिडेट जैसे झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में जो प्रत्याशी लेके आए शुभकरण चौधरी, उससे पब्लिक का कहीं न कहीं जो है वो ये माना गया है कि भाई ये सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। उसके अलावा जैसे आप बाड़मेर की बात करेंगे तो बाड़मेर पे त्रिकोणीय चुनाव हो गया और त्रिकोणीय चुनाव में भी जो कैलाश चौधरी है उन्होंने शुरू में ऐसा बयान दे दिया, जो मंत्री भी थे कृषि राज्य मंत्री, कि आप मेरे काम की सज़ा मोदी जी को मत दीजिए। तो ऐसा लगा उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही छोड़ दिया है। तो ये 2 सीटें ऐसी हैं, उसके अलावा दौसा में जो कैंडिडेट इन्होंने कन्हैया लाल मीणा को उतारा तो वो उनकी छवि ऐसी थी, लोकल पत्रकारों ने भी उनकी ढंग से शक्ल नहीं देखी, वो प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं निकले। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी के नाम के भरोसे ही चुनाव लड़ते रहे और वो शाम को जो है प्रचार छोड़ के आ जाते थे जयपुर, तो दौसा में रहे भी नहीं, तो 3 सीटें तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी फँसी हुई सीटें हैं। उसके अलावा कोटा की जो सीट है, उसमें जो बीजेपी के ही पुराने जो नेता हैं, जो वसुंधरा राजे के करीबी हैं, वो उनको उन्होंने टिकट दिया कांग्रेस ने, वो शामिल हुए बीजेपी में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कांग्रेस में शामिल हुए, बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा है।
उसके बाद अलवर में जो है, जो अपने भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, वो एक लोकल जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है, 30-35 साल का, उससे लोकल वर्सेस बाहरी में मुद्दा फंसा लिया। तो ये कुछ सीटें हैं जहाँ पे कि थोड़ा फाइट है। इसके अलावा भरतपुर धौलपुर की जो सीट है, भरतपुर में हमेशा से जो है बड़ी क्लोज फाइट रहती है, और इस बार वहाँ जो पोलिंग हुई है वो भी काफी कम हुई है। इसके अलावा सारी सीटें जितनी भी हैं, भले आप मारवाड़ में बात करेंगे तो जोधपुर हो, आपकी पाली हो, जालोर में जो अशोक गहलोत है, उनका सुपुत्र दूसरी बार चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार जोधपुर में पराजय हुई थी, पर इस बार वो जालोर में शिफ्ट किया, तो वहाँ बड़ा ईजिली बीजेपी जीत रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, और एग्जिट पोल में भी इस बात को कहा गया है। इसके अलावा हाड़ौती में कोटा को छोड़ के बाकी जो सीटें हैं, जैसे आप ये आपके झालावाड़ से वसुंधरा राजे के सुपुत्र हैं, इनको माना जा रहा है कि सबसे बड़ी लीड लेके जीतेंगे। तो 4-5 सीटें तो ऐसी हैं जिसपे की फाइट नज़र आ रही है। बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है 20-21 सीटें बहुत ईज़िली यहाँ राजस्थान में जीतने वाली है। हैट्रिक को लेके इस बार थोड़ा संशय बीजेपी के नेताओं में। जी, धन्यवाद विनोद जी, इतने विस्तार से आपने एक ही बार में पूरे राजस्थान का ओवरव्यू दे दिया। क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी बहुत दिलचस्प हो गया है, बात तो उस पर भी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ दिव्यांशु से बात हो। दिव्यांशु को जाना है, उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं। दिव्यांशु, कम शब्दों में हम आपसे समझना चाहेंगे कि झारखंड का चुनाव, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद बहुत ज्यादा वहां राजनीतिक उथल पुथल हुआ, और उससे झारखंड के ऊपर काफी दिलचस्पी भी सब लोगों की बन गई, और जिस तरह से कल्पना सोरेन एक नया वो फैक्टर बन के उभरी, और केवल झारखंड ही नहीं पूरे विपक्षी अलायंस में वो एक चेहरा बन गई और प्रमुखता से उनका नेतृत्व दिखाई देने लगा। इस सब के बाद झारखंड के चुनाव में, जैसे पिछले बार बीजेपी की एक तरह से 100% तो नहीं, लेकिन लगभग क्लीन स्वीप थी बीजेपी की, केवल 2 सीटों में कमी थी। तो क्या इस बार उस तरह का परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं? और अभी जो राजनीतिक बदलाव हुए, इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आएगा? और क्या राम मंदिर, जो मैंने विनोद पाठक जी से पूछा था, क्या ये फैक्टर वहां था या बिल्कुल नहीं था? स्मिता दीदी, सबसे पहले तो प्रणाम, और सबको, और लोग भी जो पैनलिस्ट हैं सबको प्रणाम। राम मंदिर का जो इशू है, इसके लिए मैं आपको, मतलब हालांकि आपके दूसरे चरण का सवाल था, लेकिन मैं, क्योंकि विनोद जी भी इस पे बात कर रहे थे, उनसे आपने पूछा था, तो देखिए, जब भी मैंने प्रधानमंत्री की झारखंड में लगभग जितनी सभाएं हुई, 7 सभाएं हुई, और 7 को मैंने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं वहाँ था और कवर किया। तो जैसे ही वो हेलीकॉप्टर दिखता था MI-17, जिससे कि प्रधानमंत्री आते हैं, तो पूरी भीड़ जो है मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम करने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि राम जो है वो तो फैक्टर, ऐसा मतलब नहीं कहा जा सकता है कि राम फैक्टर नहीं थे, नहीं तो वो पूरी भीड़ पागलों की तरह जय श्री राम क्यों करती थी। तो जाहिर सी बात है वो एक, लेकिन भाजपा के साथ आप कहेंगे राम मंदिर, तो लोग कहते हैं वो तो इन्हें बनाना ही था, वो कौन सी नई बात इन्होंने कर दी, सालों का कमिटमेंट था, 1982 से कह रहे थे। तो वो लोग, राम मंदिर जब बन गया तो फिर लोगों के मन में संतुष्टि का भाव था, और उसको लेकर के वो जो है थैंकफुल थे मोदी जी को लेकर के। वो राम का मुद्दा ये है। अब दूसरी बात, झारखंड के चुनाव को लेकर के पूरे देश में 2 ही मुख्यमंत्री जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल गए थे, और हेमंत सोरेन जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, वो जेल गए थे। देखिए, झारखंड की जो डेमोग्राफी है, इसमें एक बहुत बड़ा कंपोजिशन है, वो आदिवासी वोटर का है। संथाल है, हो है, मुंडा है, उरांव है, जो हमारे जो झारखंड के जो तीनों हिस्से हैं, छोटा नागपुर का, संथाल परगना का, और दक्षिणी छोटा नागपुर, माफी चाहूंगा, कोलान का, उसमें आदिवासी जनसंख्या करीब 26%। जो हमारी 5 लोकसभा सीटें हैं वो आदिवासियों के लिए रिजर्व है, सुरक्षित सीटें। तो आदिवासी मतदाताओं का जो सामान्य तौर पे आप विधानसभा चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में देखेंगे, इसके पहले भी जो वोट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता रहा है, क्योंकि वो आदिवासी सेंट्रिक पार्टी है, वो आदिवासियों पर बात करने वाली पार्टी है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 14 में से 12 सीटें मिली थी, और अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तो 2 ऐसी सीटें थी, जैसे अर्जुन मुंडा जी खूंटी से जीते थे, और मार्जिन बहुत कम था, 1200 का मार्जिन था, और उसके ठीक बगल की एक सीट है, रांची से सटी हुई, लेकिन खूंटी से भी बिल्कुल सटी हुई, लोहरदगा की सीट है, वहां से सुदर्शन भगत चुनाव जीते थे, उन्हें करीब 8 से 10 हजार वोटों का उनके पास मार्जिन था। वो दोनों सीट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लोज फाइट था, और बड़ी मुश्किल से भाजपा को जीत मिली। अब इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो ज्यादातर एग्जिट पोल में 8 से 10 सीट भाजपा को दिया जा रहा है। चाणक्य में और 1-2 एग्जिट पोल, ऐसे 2 एग्जिट पोल है जिसमें कि 12 और 14 दे रहे हैं, अदरवाइज 8 और 10 के बीच में दिया जा रहा है।
मुझे लगता है कि जो आदिवासी मतदाता पिछली बार में या 2014 के चुनाव में, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी यहाँ बढ़िया काम है, क्षेत्र में जाके वो विभिन्न तरह के अनुसांगिक संगठन है वो काम करते हैं, तो एक सर्टेन परसेंटेज, मतलब मुझे लगता है वो 10 कभी हो जाए, कभी 15 हो जाए, 20 हो जाए, उससे ज्यादा तो नहीं, वो आदिवासी मतदाताओं का एक वर्ग था जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों, नीतियों की वजह से कह लीजिए या स्थानीय नेतृत्व की वजह से। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासियों के बीच में यह संदेश और गहराया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता को, एक आदिवासी नेता को जेल में भेज दिया है। उसके पीछे उसकी कितना वो जेन्युइन है, इनजेन्युइन है, इस पर बहस नहीं हुई। एक आदिवासी सेंटिमेंट उभरा पूरे चुनाव के दौरान। चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण, सातवें चरण, 4 चरण में यहाँ चुनाव हुए और वो चारों चरण में ये चीज यहाँ देखी गई। और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका असर जब 4 जून को जब परिणाम आएगा तो उसमें दिखेगा। और मुझे ये थोड़ा सा जो इस एग्जिट पोल में 8 से 10 सीट, दिव्यांशु, ये भी जानना चाहेंगे आपने, क्योंकि आदिवासी सेंटिमेंट वाला फैक्टर एक कम किया है और कुछ सीटों पर बीजेपी के नतीजों पे असर इसका पड़ सकता है, ये आपने बताया, और ये संकेत और जगहों से भी तमाम इनपुट्स आए हैं। तो क्या ये संविधान बदलने वाला जो एक नैरेटिव विपक्ष ने चलाया, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, फिर अन्य उनके सहयोगियों ने, कि बीजेपी अगर भारी बहुमत से आई तो संविधान बदलेगी, और संविधान बदलने से उनका मतलब था कोटा पे कोई असर होगा, क्या ये भी एक सेंटिमेंट या एक सवाल के तौर पे वहां कैंपेन में रहा क्या? देखिए, झारखंड में, ये उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए ये बात जो है ना वो बहुत रिलेवेंट है, संविधान वाली बात। लेकिन जब आप झारखंड में देखेंगे तो आदिवासी कल्चर में संविधान से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी जमीन है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस या लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वो इस बात को पिछले 20 सालों से कहती रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आदिवासी समाज में, कि अगर ये सरकार में आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, तो आपकी जमीन ले लेंगे। तो आदिवासियों के लिए संविधान का मुद्दा उतना प्रमुख नहीं है जितना जमीन का मुद्दा है। और इस बार भी जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया तो यही नैरेटिव सेट किया गया कि आपके नेताओं को जेल इसलिए भेजा जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को आपकी जमीन दे दे। संविधान वाला तो चूंकि मामला है, वो आरक्षण और तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जमीन यहाँ ज्यादा, हमारे यहाँ कल्चरल इशू है। जमीन हमारे यहाँ सिर्फ टेनेंसी राइट नहीं है। संथाल परगना में चले जाइए, छोटानागपुर में चले जाइए। इसीलिए दिव्यांशु, मैंने हमारे अड्डा की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हम उन बिंदुओं पर को रेखांकित करेंगे जो एग्जिट पोल आपको नहीं बता रहा। जैसे दिव्यांशु ने हमें झारखंड में वास्तव में कौन सा फैक्टर और कौन सा सेंटिमेंट किस तरह से काम कर रहा है, इसका हमें एक फर्स्ट हैंड, हमें उसका एक अवलोकन दिया है। दिव्यांशु, मैं चाहूंगी आप कुछ देर और हमारे साथ बने रहें, तब तक हम अन्य साथियों से भी समझना चाहेंगे क्या चल रहा है। मैं अभिरंजन जी के पास आना चाहूंगी। अभिरंजन, एग्जिट पोल, और आप चूंकि खुद अपने काफी गणना करते रहते हैं और हम आपके उसको सालों से, आपके एनालिसिस को, आपके डेटा जो डेटा प्रेजेंटेशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो आपने जो इस चुनाव को लेकर अपना विश्लेषण तैयार किया और जो एग्जिट पोल आए हैं, कमोबेश क्या आपका विश्लेषण भी उससे टैली करता है, और वो क्या बातें हैं जो एग्जिट पोल हमें नहीं बता रहा लेकिन आपकी नजर में महत्वपूर्ण रहा है इस बार चुनाव में? तो देश में तो हम लोग भी यही मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की अपनी 320 से 340 सीटें रहनी चाहिए, और एनडीए जो है 360-65 के बाद 400 के बीच में कहीं पर होना चाहिए, और लगभग उसी डायरेक्शन में सारे एग्जिट पोल हैं। मैं भी सारे एग्जिट पोल्स को देख रहा था। सबसे कम जिस एग्जिट पोल में एनडीए को सीटें दी गई हैं वो 346 है, और सबसे ज्यादा 415 टुडेज चाणक्य ने दिया है। तो 346 से लेकर 415 के बीच का एक दायरा है, उसका भी एवरेज निकालते हैं तो 380 के आसपास एनडीए का पहुंचता हुआ दिखाई देता है। तो एग्जिट पोल के डायरेक्शन तो देखिए हम लोगों के अनुमानों के मुताबिक है। ये अलग बात है कि बहुत सारे यूट्यूब पर जो आजकल बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट हैं तो पचा नहीं पाएंगे, जो एक दूसरी दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन देश का सेंटिमेंट भी इस तरह से हमें दिखाई देता है। जो लोग ये कह रहे थे कि कोई लहर नहीं है, हमें ऐसा लगता था कि इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि लहर है। और हिंदुओं में जो हिंदुत्व वाली लहर होती है वो अब राम मंदिर देखिए बन गया, धारा 370 हटा दिया गया। हिंदू जो है आक्रामक कम्युनिटी नहीं है, वो बार बार उछल कर, उसका मकसद किसी को दबाव में लेना नहीं है, अपना वर्चस्व कायम करना नहीं होता है हिंदुओं का मकसद।
तो राम मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन हो गया, तो लोग कह रहे थे कि अब सब शांत हो गया, लगता है शायद हिंदू ठंडे पड़ गए। नहीं, आखिर ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि जो हिंदुत्व और राम मंदिर के जिस मुद्दे पर बीजेपी 2 सीटों से 89 सीटों पर पहुंची, फिर 116, 180, 282, 303 सीटों पर पहुंच गई। अब जब राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, कश्मीर में इतना अमन चैन आ गया कि बम्पर वोटिंग हो रही है पहली बार। हम लोगों के जीवन काल में तो पहली ही बार हम देख रहे हैं कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। जितनी वोटिंग बिहार में हुई है, लगभग उसके बराबर या उससे ज्यादा वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। तो ये सारी चीजों को देश का हिंदू नहीं देख रहा है और देख के अंधा कर देगा, और अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हिंदू आक्रामक कम्युनिटी नहीं है, वो वर्चस्ववादी कम्युनिटी नहीं है, वो सड़क पर उछलकर जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता तो आप साइलेंट हो गया, वो मोदी से विमुख हो गया, ऐसा कहीं से मुझे नहीं लगता था। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुत्व बहुत बड़ा मैं फोर्स है। क्या आप ये कह रहे हैं अभिरंजन की दरअसल ये जो नो वेव इलेक्शन की संज्ञा इस बार दे दी गई कि ये बिना लहर का चुनाव है, दरअसल लहर थी, लेकिन या तो लोग उसको देख नहीं पाए या लोग लहर का प्रदर्शन बाहर निकलकर नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, और लहर हर जगह थी। उत्तर प्रदेश में मैंने लहर देखा, उत्तर प्रदेश में मैंने मोदी के नाम की लहर तो 10 साल से देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में मैंने योगी के नाम की लहर देखी। अब मुझे नहीं पता कि वे कौन लोग होते हैं जो इन लहरों को नहीं देख पाते और अपने आप को जो है चुनावी विशेषज्ञ कहते हैं और पोल एक्सपर्ट कहते हैं और ये स्ट्रेटजिस्ट और ये तमाम चीजें कहते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में योगी के नाम की भी लहर देखी। योगी ने कानून व्यवस्था के फ्रंट पर जो काम किया है, वो मतलब जो है उत्तर प्रदेश की जनता। और अब आप बताइए, जब इसमें कानून व्यवस्था कैसे हालात हो गए, माफिया रो रहा है, माफिया जेल में भी जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सड़कों पर जो है लोग बताते थे कि 2017 से पहले 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हो जाते थे कि लोग निकलना नहीं चाहते थे, निकलते थे तो डर के मारे निकलते थे। आज 12-12 बजे रात में, 2-2, 3-3 बजे रात में लोग टैक्सियों से सफर कर रहे हैं, बसों से सफर कर रहे हैं। तो एक कानून व्यवस्था के हालात केवल सफर ही नहीं कर रहे, लड़कियां भी देर रात तक अकेले स्कूटी लेके, 2 व्हीलर लेके काम पे जा रही हैं, या केवल काम पे ही नहीं, किसी से मिलने जुलने अपने साथी मित्रों के साथ। बहरहाल इस पर वापस आएंगे। ये लहर को न पकड़ पाने की क्या परेशानी है, ये क्यों होता है, इस पर भी आपसे एक अनुभवी सेफोलॉजिस्ट आप ही हैं, हम सब पॉलिटिकल रिपोर्टर्स ही हैं, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश पे ज्यादा रोशनी डाली है, तो मैं सीधे विनोद शुक्ला जी के पास आऊंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रग रग से वो वाकिफ तो हैं ही, उस पर लिखते भी आ रहे हैं, विश्लेषण करते आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। विनोद शुक्ला, 346 हो या 370 या अगर 400 तक चला जाए, जैसा कि 2 पोल में 400 की जो थ्रेशोल्ड है उसको पहुंचते हुए दिखाया गया है, हम मान ले, हम इसको नीचे के लोअर लिमिट को ही मान ले कि ये 350 या 300 के 350 के आसपास भी है, तो क्या एक मल्टी पार्टी सिस्टम में एक गठबंधन का तीसरी बार सत्ता में लौटना और 350 या 60 या 70 सीटें लाना, ये लहर है कि नहीं है, और अगर है तो ये किसकी लहर थी, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए स्मिता, हम सबने बीजेपी को तब से कवर करना, कम से कम मैंने तो बीजेपी को तब से कवर करना शुरू किया है जब बीजेपी 89 सीट जीत करके आई थी। 2 मैंने देखा है, लेकिन थोड़ा उम्र कम थी, 2 देखा है, 89 के बाद मैंने उसको कवर करते हुए देखा है। अब बात ये है कि क्या ये जो लहर है किसको नजर आ रही है, किसको नजर नहीं आ रही है, वो उसमें मैं एक रामचरितमानस का दोहा है, उसको बोल देता हूँ, उससे ही सारा कुछ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो लहर देखना चाह रहे थे
और ईमानदार थे प्रभु के प्रति या अपने प्रोफेशन के प्रति। मैं प्रभु को यहाँ प्रोफेशन के दृष्टि से देख रहा हूँ। अगर कोई सफोलॉजिस्ट है या जर्नलिस्ट है तो अपने प्रोफेशन के लिए अगर ईमानदार है तो वो है। अगर उस पर किसी का अफीम है, किसी विशेष व्यवस्था का अफीम है, तो उसको नहीं नजर आ रहा था, तो वो जॉन्डिस था, उसको एक विशेष 220, 210, 200 वो नजर आ रहा था। हम लोग पिछले 3 जो बीजेपी का ये जो सर्ज वाला है, जिसको आप मोदी एरा कह लीजिए, उसको लगातार अगर रिपोर्ट करते आए हैं, तो अगर हम 2014 की भी बात करें तो जिसको तथाकथित लुटियंस मीडिया बोला जाता था, लुटियंस मीडिया की का सांस फूल जाता था भाजपा को 200 सीट से ज्यादा देने के लिए। 2019 की अगर बात करें तो यही हुआ कि अब तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, 220 से ज्यादा जा ही नहीं पाएंगे। अब 2024 की अगर बात करें तो फिर वही लग रहा है कि लहर नहीं नजर आ रही है, तो सीट आएगी कैसे। तो जैसे जैसे 282 पहुंचे, 282 के बाद 303 पहुंचे, वैसे ही ये 335 भी पहुंचेंगे, 345 भी पहुंचेंगे। अब जो बात होती थी कि बीजेपी पहले 2 से शुरू होती थी या उसका वोट परसेंट पर्टिकुलर उस पर होता था, अब इनका बेंचमार्क ही अपने लिए बढ़ गया है। अब बेंचमार्क ही इनका 200 से ऊपर, 250 से ऊपर होता है, उसके बाद गिनती शुरू होती है। अब उसका मैं उदाहरण दे देता हूं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में लगभग 230 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पाई थी। मतलब ये कि बीजेपी 50% से वोट ज्यादा पाई थी, और जो नीचे वाला था उसके और बीजेपी के बीच का जो अंतर था वो लगभग 10 से 15% का अंतर था। तो सबसे पहली चुनौती विपक्ष के लिए थी कि ये 10 से 15% का वोट कम कई करे। सीटों पर कम से कम उत्तर भारत में 4-4 लाख के मार्जिन से उनके सांसद जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे गाजियाबाद की सीट थी, वो 7 लाख के आसपास के मार्जिन से थी। तो मैं कह रहा हूं कि पहली चुनौती विपक्ष के लिए थी कि ये जो 10 से 15% का अंतर है वो भरे। अच्छा, दूसरा ये था कि आपको अपने आप को ये भी बताना था कि हमको ये 15% का जो गैप भरना है, उसके लिए हमारे पास योजनाएं ये है। आप पहले 3 चुनाव तक तो ये कहते रह गए कि बीजेपी 300 नहीं जीत रही है। पहले 3 चुनाव तक आपको ये समझ में, 4 चुनाव तक तो आपको समझ में नहीं आया कि आप 3 बात क्या कर रहे हैं। आप जो बीजेपी का सेट किया हुआ होता कि वो 400 जीत रहे हैं, आप उसको डिनाई करते रहे। चौथे फेज के बाद आपको लगा कि अरे आप तो फंस गए हैं एक बीजेपी के ही नैरेटिव में। फिर आपने अपना एक नैरेटिव उसी का जवाब देना शुरू किया कि नहीं, ये जो 400 वाला है ये गलत है, बीजेपी 200 जीत के आ रही है। भाई आप जब, और मैं एक बहुत छोटी सी बात करता हूं, आपको चुनाव जीतने के लिए, कम से कम भारतीय चुनाव जीतने के लिए योजना पर काम करना पड़ेगा, जनता को ये बताना पड़ेगा काम आप कर रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए दाढ़ी बढ़ा लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाढ़ी है और हम भी दाढ़ी बढ़ा करके चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। मैं स्पेसिफिक वो बोल रहा हूं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा लिया, सोचा दाढ़ी बढ़ा के चुनाव जीत जाएंगे, या बीजेपी के चुनावी नैरेटिव को उन्होंने 400 का फिगर दिया तो आपने 220 का फिगर दिया या 250 का फिगर दिया, आप चुनाव जीत पाएंगे। ऐसे चुनाव नहीं जीत पाया है। बीजेपी के पास राम मंदिर, 370, बेनिफिशियरीज, सुरक्षा, फॉरेन पॉलिसी, आंतरिक सुरक्षा, महिलाओं का मामला, मुद्रा, मतलब मैं गिनाता, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी अनगिनत चीजें थी जो जगह जगह पर। मैं इन पे आऊंगी विनोद। हम महिला वोटर कितना बड़ा एक फैक्टर इस चुनाव के अंतिम नतीजों में साबित होगा, इस पर भी बात करेंगे। अन्य साथी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले विनोद, जल्दी से एक वाक्य में आप अपना एग्जिट पोल्स के इतर, आप अपने इनपुट और अपने आकलन पर आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें आप समझते हैं कि विपक्ष जीतने की स्थिति में है, और इससे विपक्ष की राजनीति को क्या कोई बल मिलेगा? इस पर आप तुरंत अपना आकलन दें, तो फिर मैं कुछ और मुद्दे जो इस चुनाव कैंपेन में काफी प्रभावित है उस पर अपने अन्य साथियों का विचार लेना चाहूंगी। विपक्ष को मैं 5 से 7 सीट देने के मतलब देता हूं। भाजपा और अलायंस को 73 से 75 के आसपास कहीं मिलना चाहिए। 73 के आसपास मेरा अपना आकलन है। फाइन। तो मैं विनोद पाठक के पास आना चाहूंगी। पाठक जी,
आप बताएं कि ये एक दिलचस्प चीज, और वो आपसे जरूर पूछूंगी कि ये जो मैनिफेस्टो आया न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी का, और न्याय पत्र आने के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने उस पर एक हमला किया, जो पूरे चुनाव का एक कैंपेन पॉइंट बन गया, कि पहले उन्होंने इस शुरुआत में न्याय पत्र आने पर कहा था कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने दूसरा जो हमला किया, जो आखिरकार बीजेपी का सबसे बड़ा कैंपेन फोकस बना, कि कांग्रेस पार्टी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह के जो प्रस्ताव हैं, ऐसी बातों को, और कास्ट सेंसस और एक्सरे की बात करके, वो दरअसल भारत में जो वंचित तबका है उसका जो रिजर्वेशन है उसको काट करके, और माइनॉरिटीज को, मुसलमान तबके को वो छीन के देना चाहती है। और आप तो जानते ही हैं कि ये हमले की शुरुआत उन्होंने आपके गृह प्रदेश राजस्थान के जालौर से ही, वहां की जनसभा से ये किया था। तो इसका इम्पैक्ट आप दोनों तरफ से समझना चाहूंगी, विपक्ष को प्रधानमंत्री के इस हमले से क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष ने इस पर काउंटर हमला ये किया कि प्रधानमंत्री बौखला करके, डेस्परेट होकर, वो देख रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो तंग आकर ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए उनको उतरना पड़ा इस पे। और बीजेपी ने जो है उसको एक नया कैंपेन बनाया, और बीजेपी के तबकों में एक नया उत्साह लाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज नीचे जाता देखकर एक चिंता थी विपक्ष की दृष्टि से और भाजपा एनडीए की दृष्टि से। ये जो पूरा मुद्दा था, इसको आप क्या समझते हैं, इसका कैसा असर रहा? देखिए, फर्स्ट फेज में जैसा आपने कहा कि जब पोलिंग जो परसेंटेज था वो डाउन गया, और ये लगा कि ये जो विकास का मुद्दा है वो सेंटीमेंट्स को नहीं जोड़ पा रहा है, विकास किया है, लोगों के मन में है, सब कुछ है। तो सेकंड फेज में जब चुनाव जाने वाला था, तो उससे ठीक पहले जालोर में जो लुम्बाराम चौधरी जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, वहाँ प्रधानमंत्री ने ये सैम पित्रोदा का उससे पहले बयान आया था, तो उसको लेके उन्होंने, और ये मुद्दा बहुत पेनिट्रेट किया, पब्लिक में इस बात की बड़ी चर्चा थी, और विपक्ष जो है वो भौचक्का था, एक तरीके से बैकफुट पे आ गया था। यहाँ लोगों में जिस तरीके से एक मीडिया ने उसको बड़ा हाईलाइट करके छापा, और लोगों में एक आया कि भाई आपका जो भी आपके पास वेल्थ है उसके, और फिर वो पुराने जो प्रकरण निकाले कि कांग्रेस ने जो कानून में बदला था, किस तरीके से पैतृक संपत्ति को लेके राजीव गांधी के समय बदला था, तो सारी की सारी चीजें मीडिया ने जिस तरीके से प्रेजेंट की, तो पब्लिक के अंदर एक तरीके से ये एक बात तो आई कि भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान है, और फिर मैनिफेस्टो में उन्होंने उस बात का जिक्र किया है। दूसरा, जैसा हिंदुत्व का मुद्दा है, अभी बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट, तो हिंदुत्व का मुद्दा तो राजस्थान जैसे प्रदेश में तो आप ये मानिए कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, और राम मंदिर को सबसे ज्यादा चंदा भी राजस्थान से गया है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेके जिस तरीके से वो इम्प्लीसमेंट की बात उन्होंने की, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे देंगे, तो वो बहुत ही प्रभावी रहा है। तो विपक्ष जो है वो बैकफुट पे आया है उस मुद्दे पे, और वो फिर स्थानीय मुद्दे और फिर वो सीटों का गणना ढूंढने लगा कि भाई इतनी सीटें नहीं आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो गया इस चीज के अंदर, अपने ही बिछाए हुए मैनिफेस्टो के, और जो न्याय पत्र था। और एक न्याय पत्र में जैसा आपने और देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि वो जो 8,500 रुपए महीना महिलाओं को डालने वाला, उस बात की कोई चर्चा मैंने राजस्थान या यहाँ पश्चिमी भारत के किसी भी इलाके में नहीं सुनी। राहुल गांधी, यानी वो जो गारंटीज राहुल गांधी गारंटीज जो दे रहे हैं, वो उसको कोई ग्राहक उसके दिखाई नहीं दिए, कोई खास जोश दिखाई नहीं दिया। और जो इंडी गठबंधन था उसको लेके भी पब्लिक में कोई बहुत विश्वास वाली बात, क्योंकि गठबंधन को लेके इन्होंने राजस्थान में भी एक सीट सीकर की जो है वो वामपंथियों को दी थी, अमरान राम चौधरी जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी जो एग्जिट पोल में भी है, और वैसे भी जो एक बात है कि भाई वो चुनाव हारने जा रहे हैं वहां पे। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस लड़ती तो शायद ज्यादा मजबूती से लड़ लेती। तो यहाँ इंडी गठबंधन का भी ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखा, ना यहाँ पे जो संकल्प पे जो न्याय पत्र था उसके जो मुद्दे थे, गारंटियां थी, उसको लेके कोई विशेष चर्चा हुई। यहाँ पूरी की पूरी तरह नरेंद्र मोदी के आसपास सेंट्रिक चुनाव रहा है, और थोड़े कुछ लोकल मुद्दों को लेके चुनाव रहा है। अगर बीजेपी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कुछ प्रत्याशी और बदल देती, सिटिंग एमपीज को बदल देती, तो बीजेपी यहाँ 25 की 25 सीटें बड़े आराम से जीत रही थी। कुछ जो यही चीज मैं अभिरंजन को भी इसी पे जोड़ना चाहूंगी। अभिरंजन जी, क्या ये तथ्य सच नहीं है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान की बात अभी पाठक जी ने कही,
बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के लिए भी कहा जा रहा है कि कुछ और कैंडिडेट बीजेपी ने कठोरता से बदले होते तो शायद और भी बड़ा आंकड़ा हो सकता था। देखिए स्मिता जी, मैं कहूँ तो समय से ये बात कहता भी रहा हूँ अपने लेखों में और वक्तव्यों में कि भारत की संसद में जो प्रतिनिधियों का एक लेवल होना चाहिए, औसत स्तर, वो थोड़ा कम होता जा रहा है दिनों दिन। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सांसद जो है स्तरीय नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत में सांसदों का एक स्तर जो है गिरता जा रहा है, और इसका कारण ऑब्वियसली सांसद तो वही बनेंगे जो उम्मीदवार बनते हैं। तो उम्मीदवारों का चयन जो है सारे राजनीतिक दलों की तरफ से पहले की तुलना में उसमें गिरावट आई है, उनकी गुणवत्ता नहीं देखी जाती है, बहुत सारे मुकदमे होते हैं, बहुत उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, और सभी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को जो है तरजीह दे रहे हैं आजकल। धनबल, बाहुबल, इन सब चीजों का राजनीति में जोर बढ़, चुनाव के खर्चीले होने की वजह से या अन्य कारणों से। लेकिन जो भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरफ ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए। अभी फिर जब सब लोग जीत कर जाएंगे, एक संसद की फॉर्मेशन होगी, उसमें आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में दागियों की चर्चा होगी, कितनी धन संपत्तियां हैं, कहाँ से ये लोग जो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवक होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, कहाँ से इनके पास इतनी दौलतें आती हैं, इनके ऊपर इतने मुकदमे होते हैं। ये अनायास नहीं है। किसी एक पार्टी के अंदर हमने देखा कि वो अतीक अहमद था, 40-42 साल से उसके ऊपर 100 मुकदमे हो गए थे, आराम से उसकी गाड़ी चल रही थी। एक दिन योगी बाबा की कृपा हुई, अभिरंजन जी एक जी आपको टोकूंगी 1 मिनट के लिए। ये बताइए कि जो साइलेंट फैक्टर था, साइलेंट फैक्टर है बीजेपी या एनडीए के तीसरी बार लगातार सत्ता में आने का, आप समझते हैं इसमें सबसे बड़ा जो चंक है, जो वोट बैंक है, क्या वो चुपचाप खामोशी के साथ लेकिन पूरी दृढ़ता से, पूरी मजबूती से वोट देने वाली महिलाएं जो हैं ये है, या विपक्ष का लगातार, खासकर कांग्रेस पार्टी और उसके 1-2 सहयोगी जैसे डीएमके का लगातार सनातन को अटैक करना, एंटी हिंदू एंटी सनातन जो राजनीति है उसका, या कोई, आपको क्या लगता है सबसे मजबूत और साइलेंट फैक्टर क्या काम किया है इस बार? नहीं, साइलेंट फैक्टर भी है और सारे, देखिए भाजपा अपनी ताकत से भी जीत रही है और विपक्ष की कमजोरी से भी जीत रही है। दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। भाजपा की जीत जो इतनी बड़ी हो जाती है उसमें उसकी अपनी ताकत तो है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब देश में जिस तरह की जागरूकता आ गई है और जिस तरह से मीडिया का प्रभाव जो है, मीडिया के अलग अलग स्वरूपों का प्रभाव, और खासकर अब डिजिटल मीडिया भी तो इतना व्यापक हो गया है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर, नरेंद्र मोदी जैसा हैवीवेट अगर उसके सामने है तो देश की जनता जानना चाहती है कि अगर मैं इसको हराऊंगा, इसको वोट नहीं दूंगा, तो इसके मुकाबले कौन है। तो इस देश पर जो इस सवाल पर जो है पूरा विपक्ष मौन था कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन है। तो चलिए ये बढ़िया आपने इसका ये निचोड़, जी ये आपके विश्लेषण का ये निचोड़ बहुत रेलेवेंट है। मैं विनोद शुक्ला जी से पूछूंगी। विनोद जी, मोदी मैजिक ज्यादा बड़ा फैक्टर है या मोदी के जैसा दूसरा कोई ना होना फैक्टर है? बीजेपी की अपनी ताकत, अपना संगठनात्मक जो ताकत है वो ज्यादा मजबूत फैक्टर है, या विपक्ष की अपनी गलतियां और कमजोरियां ज्यादा बड़ा फैक्टर है? संक्षेप में बताइएगा। मैं इनमें से किसी एक को नहीं बल्कि कलेक्टिवली सबको मानता हूं। देखिए, मोदी फैक्टर तो इम्पोर्टेंट था जिसके कारण बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी को जो इस तरह का बम्पर मैंडेट मिलने की उम्मीद है वो बेसिकली मोदी फैक्टर के कारण है। लेकिन 3 साल मतलब तीसरे लगातार चुनाव में मोदी को हरा न पाने की का जो प्रयास या जो एफर्ट दिखता है वो न दिख पाना, वो विपक्ष की कमजोरी है।
विपक्ष अपने किसी भी एक्ट को जिसको बोला जाता है दे फेल टू पुट देयर एक्ट्स टुगेदर, वो ऐसा उनके साथ हुआ है। और जो आपको जो ये एक हमेशा से चलन है कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, आपने ज्यादा दिन शासन में रहे हैं तो आप पर नाराजगी आती है, लेकिन उस नाराजगी को इस सरकार ने डिफाई किया है। देखिए एक बार मैं एक बात और कहने देना चाहता हूँ, हमेशा तुलना होती है, इसको समझना चाहिए, हमेशा तुलना होती है। इस चुनाव में अगर प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आते हैं तो ये बोला जा रहा है कि वो नेहरू जी के बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये कंपैरिजन ही मिसप्लेस्ड है। कंपैरिजन मिसप्लेस इसलिए है कि नेहरू जी के पीछे गांधी जी का हाथ था, गांधी जी की कृपा से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, जबकि नरेंद्र मोदी की सारी राजनीति खुद निर्मित है। वो उनको मुख्यमंत्री बना करके भेजा गया था, मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव अपने दम पर 282 सीट लड़के आए, जब बीजेपी सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, सबसे पॉपुलर नेता अटल बिहारी वाजपेयी 182 सीट जीत के आगे नहीं बढ़ पाए। उन परिस्थितियों में 182 को 282 मोदी ने अपने दम पर, 282 को 303 के बाद ये संभावना है। तो ये सारी तुलना ही मिसप्लेस है। नरेंद्र मोदी का बहुत दिलचस्प आपने हमारे अड्डा पे एक वो मुद्दा उछाला है। मैं जल्दी से दोनों साथियों से इस पे उनका भी व्यू लूंगी, क्योंकि अब हमें इस अड्डा को विराम देना चाहिए, काफी लंबा समय हो गया बातचीत करते हुए। बेशक बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं जिन पर और अधिक मंथन हमें करना चाहिए। जल्दी से विनोद पाठक जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार जीतना, एनडीए का प्रधानमंत्री बनना, और मैं ये याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी के हाथ के जो खाते में कई और रिकॉर्ड भी हैं, जैसे कि जब से ये कोएलिशन का दौर शुरू हुआ उसके बाद 3 दशक में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो स्पष्ट बहुमत लेकर जिन्होंने सरकार बनाई, और फिर पहला ऐसा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आए, और अब वो लगातार तीसरी बार आ जाएंगे जो संकेत मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस समय भारत की जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक दल या विपक्ष नाम की कोई चीज उस समय किस हालत में थी, और आजादी की वो पूरी पृष्ठभूमि थी, हमारे पीछे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, गांधी जी का हाथ होना, क्या आप इस बात से सहमत है कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं पहले से ज्यादा संख्या बल लेकर, तो ये जीत तुलनात्मक रूप से नेहरू से कहीं बड़ा अचीवमेंट है? बिल्कुल। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू की जो परिस्थितियां थी बिल्कुल डिफरेंट थी। उनको कोई भी उनके खिलाफ वैसा जहर नहीं था जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 20-25 सालों में झेला है। और इस चुनाव में भी आप देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल जहर ही फैला दिया था एक नेगेटिव कैंपेनिंग का। तो नेहरू जी तो बड़े आराम से विदाउट किसी विपक्ष के, विदाउट किसी चैलेंज के जो है वो 3 बार लगातार जीतते चले गए। और उस वक्त ना तो लोगों के मन में यही था कि भाई इस पार्टी ने जो है देश को आज़ाद कराया है तो इनको जिताना है। विपक्ष के नाम पे बिल्कुल जीरो वो था। मतलब आप ये देखिए कि ना तो जनसंघ वैसा स्ट्रांग था, ना तो वाम दल ऐसे स्ट्रांग थे, उसके अलावा कोई मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत पार्टियां भी नहीं थी। और इस वक्त तो ऐसा है कि आप देखिए 25-30 का तो गठबंधन खाली इंडिया अलायंस का है जिसमें कांग्रेस प्रमुख है। उसके अलावा क्षेत्रीय दल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं इस वक्त। अगर आप बंगाल की बात करेंगी या साउथ में बात करेंगी, जब बीजेपी का उतना प्रेजेंस तब तक नहीं रहा था, अभी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस बार साउथ में भी उभर के आ रही है। तो नरेंद्र मोदी तो उस लिहाज से अगर कंपेयर करेंगे तो नेहरू से बहुत बड़े नेता माने जाएंगे। इतने चैलेंज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को होते तो शायद वो पहले चुनाव के बाद ही हथियार डाल देते। तो मुझे लग रहा है और मैं ये भी इस बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत विपक्ष अगर उस समय दिखता था तो वो राज्यों में कहीं कहीं, जैसे उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस या मध्य भारत में थोड़ा बहुत विपक्ष की राजनीति एक तरह से कहे कि उसके जो ग्रीन शूट्स, एक शुरुआत जन्मने की हो रही थी,
लेकिन उसका इस तरह का लोगों के ऊपर कोई ऐसा वो बन नहीं पाया था। आप ये देखिए, विपक्ष को वो बख्शते भी नहीं थे, जो अपना पहला चुनाव जीतने के बाद उन्होंने केरल में जो सरकार थी वो उन्होंने 356 हटा के जो है उसको हटा दिया था। और अभी मुझे कल ही एक फैक्ट पता चला कि मतलब कांग्रेस की जो एक राजनीति है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई तो 9 जो विपक्षी सरकारें थी वो खाली इस बात के लिए हटा दी गई कि भाई आप चूंकि चुनाव हार गए हो तो आपका मोरल राइट नहीं है राज्यों में सत्ता में बने रहने का। तो ये तो जी नरेंद्र जी, मोदी जी ने वो जो 2019 में भी नहीं एक किया। साथ नौ राज्य सरकारें बर्खास्त करने का तो वो काला रिकॉर्ड जो है, एक काला रिकॉर्ड हमारे लोकतंत्र पे है ही। लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व को ही उसमें सबसे ज्यादा उसमें भूमिका है। 42 बार धारा 356 का प्रयोग, 42 बार चुनी हुई लेजिटिमेट इलेक्टेड सरकारों को बर्खास्त करने का जो काला रिकॉर्ड है, ये उस पार्टी के हाथ है। मगर ये एक बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी पाठक जी। मैं अभिरंजन जी के पास आना चाहूंगी और उनसे ये समझना चाहूंगी, अभिरंजन जी, महिला वोटर जो है वो आपके, ये जो समझा जा रहा है कि ये जो महिला वोटर है, क्या ये इस चुनाव की सबसे निर्णायक, अगर एक सेगमेंट है जो डिसाइसिव सेगमेंट है, क्या ये इस चुनाव की निर्णायक वोट बैंक है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी का इस बार तीसरी बार अपने दम पर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटना, अगर आप उस पृष्ठभूमि को देखें, उस समय के हालात को देखें, उस समय भारत की राजनीति को परिप्रेक्ष्य में ले, तो ये नेहरू जी से कहीं बड़ा एक अचीवमेंट होगा? देखिए, जहां तक महिलाओं की भूमिका का सवाल है, तो महिलाओं की आधी आबादी है और उस आधी आबादी के प्रति संवेदनशील भी रही है। शुरुआत से उन्होंने जिस तरह से उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च किया था और उसके लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने उद्गार को व्यक्त किया कि मेरी बहनें जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, परेशानियां होती हैं, उस तरह का जो कनेक्ट उन्होंने शुरू किया था उज्ज्वला को लॉन्च करने के समय से। और उसके बाद तमाम योजनाएं, अभी आप लेटेस्ट देख लीजिए नारी बंधन शक्ति अधिनियम तक, मतलब उज्ज्वला से शुरू करके नारी बंधन शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम तक आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार जो है महिलाओं के प्रति संवेदनशील दिखाई देती है। जिन उत्तर प्रदेश में मैजिक चल रहा है तो उसमें भी महिलाओं का जो एक कानून व्यवस्था का सवाल है, जो सबसे कानून व्यवस्था जहां भी गड़बड़ाती है, जिस भी राज्य में, देश के जिस भी हिस्से में, उसका सबसे ज्यादा निकट महिलाओं पर पड़ता है। और जिस भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अच्छी कोशिशें की जाती हैं, उसका सीधा सीधा लाभ जो है महिलाओं को सबसे ज्यादा मिलता है। आपको याद होगा कि बिहार में भी जब पहले टर्म में नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के फ्रंट पर अच्छा काम किया था, समर्थन मिला था। तो बेसिकली जो है महिलाओं का देखिए एक लाड़ दुलाड़ जो है मिला है लगातार। और नरेंद्र मोदी तो जादूगर हैं, देखिए किस तरीके से वो अपने वोटरों से, बहनों से, इन सारे लोगों से वो कनेक्ट करते हैं। तो वो एक जादूगर हैं और निश्चित रूप से उनको महिलाओं का काफी प्यार मिला है। और इतनी सारी बड़ी योजनाएं देखिए, ये 80 करोड़ 81 करोड़ को मुफ्त में राशन देना कोरोना काल के ही समय से, तो महिलाओं का तो निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि केवल महिलाएं नहीं, ये एक मिथक है कि महिलाएं ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। मेरा अपना ये मानना है कि सभी सपोर्ट कर रहे हैं। ये संभव है भारतीय समाज परिवार में कि पुरुष जो है वोट न डालें और महिलाएं वोट डालें किसी एक लीडर को, किसी एक पार्टी को, क्योंकि महिलाएं सबसे पहले अपने परिवार की चिंता करती हैं। महिलाएं सबसे पहले अपने पति के विचारों के हिसाब से चलती हैं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करती हैं। तो जिस आदमी से पति नाराज होगा, बच्चों को जिसमें भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देगा, महिलाएं भारत की उसको वोट नहीं कर सकती हैं। तो अगर भारत की महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वोट कर रही है, एक नैरेटिव है कि दूसरी जो आधी आबादी है पुरुषों की, उसमें नरेंद्र मोदी को उतना समर्थन नहीं है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता। नरेंद्र मोदी को समर्थन जो है व्यापक मिला है। बिना व्यापक समर्थन के लगातार अपने परफॉर्मेंस को इतना बेहतर करते जाना वो संभव नहीं है। देखिए
तो जी 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 युवाओं को कहा जाता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर उनमें बहुत नाराजगी है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि युवाओं में भी जितनी लोकप्रियता जो है नरेंद्र मोदी की है इस वक्त, उतनी लोकप्रियता शायद ही किसी प्रधानमंत्री, हाँ बिहार जैसे कुछ राज्यों बिल्कुल में निश्चित यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है। और बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि वहां पर सरकारी नौकरी पर निर्भरता ज्यादा है। लड़के चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, और आजकल आप जानती हैं कि सरकार में नौकरियां नहीं है। तो बिहार में जरूर जो है एक बेरोजगारी का मुद्दा, और उसमें लड़कों में है थोड़ी सी निराशा और नाराजगी का भाव देखा जाता है। तो लेकिन एक बात overall बताइए जो है, अभिरंजन, ये पूरे देश अभिरंजन का आपको टोकूंगी यहाँ, आपको टोकना चाहूंगी। अगर पहली बात, आपको क्या लगता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन लगभग कितनी सीटों पे जीत उनकी पक्की है? और अगर इनको अच्छी संख्या आई, 30 के ऊपर इनकी संख्या रही, तो आप आरजेडी और महागठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, देखिए दोनों दो चीजें हैं। देश की जनता और सभी राज्यों में लगभग ये ट्रेंड आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो वोट करते हैं, जरूरी नहीं कि लोकसभा चुनाव में उसी तरह से वोट करें। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 40 में 39 सीटें आ गई, लेकिन के चुनाव में एक ही साल के बाद, 1.5 साल के बाद आप देखिए कि इनके छक्के छुड़ा दिए पूर्ण बहुमत दिलाने में एनडीए के। तो ये एक है वहां पर जो आरजेडी है उसका एक मजबूत वोट बैंक अपना भी है, और उसने जो अलायंस है वो अलायंस भी ठीक ठाक है। चूंकि नीतीश कुमार उसमें नहीं है तो वो अलायंस इस वक्त कमजोर स्थिति में दिखाई देता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार भी जैसे थे अभी, तो वो एक सुपर पावर अलायंस था। मतलब नीतीश कुमार, अगर अभी ये भी चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के लिए कमजोर कड़ी साबित हुए हैं इस चुनाव में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार चाहे कितनी भी कमजोर कड़ी दिखाई दे रहे हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ नहीं होते और इसी तरह आरजेडी वाले गठबंधन में ही होते इस लोकसभा चुनाव में, तो शायद जो विपक्षी गठबंधन था बिहार में वो 30 से 35 सीटें आराम से जीत सकता था। तो अगर आप उसको जी बिल्कुल, और मैं इसमें वो नहीं जीत रहा है, और मैं इसमें एक बात जोड़ूंगी अभिरंजन जी, तो नीतीश कुमार का मैं इसमें जी मैं एक ही बात इसमें जोड़ना चाहूंगी अभिरंजन। आपने इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा, मैं पूरे देश में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो या जितने भी राज्य हैं, मैं हर राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहूंगी कि जहां कहीं भी बीजेपी ने किसी के साथ गठबंधन की बातचीत की या गठबंधन को फाइनली उसको गठबंधन किया, तो वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी नेतृत्व का ये मानना था कि इस बार उन्हें रिकॉर्ड संख्या में लौट कर आना है सत्ता में, और इसके लिए अगर कोई गठबंधन साथी 1 या 2 सीट भी लेकर आता है तो उसमें पूरा उसका फायदा उठाना चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, ओम प्रकाश राजभर जिनका अपना एक सामाजिक वोट बैंक है, उन्होंने भाजपा को और खास करके नरेंद्र मोदी पर बहुत सारे कटु शब्द उन्होंने बोले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब वो वापस आने के इच्छुक थे उनसे गठबंधन तुरंत फाइनल कर लिया। तो इसी तरह से हर जगह गठबंधन में उन्होंने कहीं ना कहीं यही देखा है कि उससे अपने संख्या बल को बढ़ाया जाए और विपक्ष की संख्या भी कम की जाए और उनका मनोबल भी कम किया जाए, क्योंकि ये एक नैरेटिव भी, एक मनोवैज्ञानिक इसका प्रभाव पड़ता है कि जब आपके साथी छोड़ के आपके दूसरे पाले में चले जाते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प राज्यों की बात रह गई जिस पर, जैसे पश्चिम बंगाल जिस पर हम बात करना चाहते थे, वहां के चुनाव बहुत दिलचस्प है, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत लंबा अड्डा आज का हमारा चला और बहुत मजा आया साथियों। बहुत केवल जानकारी के लिहाज से नहीं, समझने के, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी बहुत आप सबके पर्सपेक्टिव का, आप सबके एनालिसिस का मुझे भरोसा है हमारे अड्डा से जुड़ने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत जल्द चुनाव नतीजों के बाद हम फिर जुटेंगे और इस अड्डा को एक बार फिर हम अड्डा को अपना कारगर बनाएंगे ताकि और चीजों को गहराई में समझा जा सके, अलग अलग विचार हमारे सामने आ सके। लेकिन आज मुझे इस विराम देना पड़ेगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है। दिव्यांशु इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन झारखंड को लेकर भी हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। और विनोद पाठक जी, अभिरंजन कुमार, विनोद शुक्ला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला इतने व्यस्त मौके पर और इतने बारीकी से अपनी बातें रखी।
जल्द दोबारा अड्डा पर जुड़ेंगे साथियों। हमें सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लगातार हमारे विश्लेषण मिलते रहे और हमें भी आपसे ये फीडबैक मिले कि कौन से वो विषय हैं जिस पर आप चाहेंगे कि अड्डा में चर्चा की जाए। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अड्डा की संस्कृति को जिंदा रखिए, मिलते रहिए, अपनी बात रखिए। कोई आपकी बात पसंद करे ना करे, आप अपनी बात जरूर रखिए। यही अड्डा का संदेश रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम।